Hello learners, welcome to my YouTube channel We Learning. This is Priya Barnwal and friends, आज हम अपने कम्युनिकेशन के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो ये है अपना पार्ट 4। इससे पहले मैंने पार्ट 3 तक आपको काफ़ी कुछ कवर करवा दिया है। कम्युनिकेशन की मीनिंग, उसके टाइप्स और थ्योरीज, मॉडल्स, सारे मॉडल्स करवा दिए मैंने। वो सब आपने नहीं देखा तो आप पीछे के वीडियोस भी ज़रूर देखना। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे कम्युनिकेशन के बैरियर्स की मीनिंग, वो क्या होते हैं और टाइप्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स के। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। चलो, तो कम्युनिकेशन बैरियर होता क्या है? देखो, बहुत ही सिंपल है। कम्युनिकेशन मीन्स बात करना। ओके, इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ को, अपने इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाना। और बैरियर मीन्स रुकावट। तो जब आपकी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचने से पहले रुक रही है, उसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। ओके, और द आइडियाज एंड मैसेज हैव टू रीच फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर इन द सेम सेंस। जिस तरह से आप बोल रहे हो ना, जो आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो रिसीवर को, तो उसी तरह से इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, और वैसी नहीं हो रही तो फिर होता है आपका वो बैरियर। ओके, इफ डज नॉट हैपन, इट इज ऑन अकाउंट ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ओके, तो चलो अब टाइप्स करते हैं। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी, तो वीडियो के साथ बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये क्लास। ओके, सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स के टाइप्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट है आपका लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज बैरियर्स। मीन्स जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, दूसरे को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो मेन टूल क्या होता है? मेन टूल होता है आपकी लैंग्वेज। ओके, किस भाषा में आप बात कर रहे हो। अब अगर आपकी भाषा सही नहीं है, मतलब दूसरे तक पहुंच नहीं रही, दूसरे समझ नहीं रहे आपकी भाषा को, फिर तो बैरियर आएगा, है ना। Like even if two people use the same language can create a barrier if words and terms not used properly, or if another person is not aware about the word or term. अगर दो लोग सेम तरह की बातें कर रहे हैं, सेम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, फिर भी कोई कुछ टर्म्स है जो सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, तो फिर तो बैरियर होगा। ओके, लाइक आप बिल्कुल बहुत टफ वाला इंग्लिश बोल रहे हो जा करके, ठीक है, वो सामने वाले को उतनी हैबिट नहीं है उस चीज़ की, तो फिर तो वो नहीं समझेगा ना आपकी बात को। ओके, लैंग्वेज इज़ द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टूल ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने पहले ही बोला, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जितने रिलीजन होते हैं, सब अलग अलग रिलीजन के ना अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉमन लैंग्वेज लेकर के चलो, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन है हमारे इंडिया में या कहीं भी, तो वो बैरियर बन सकता है जब सामने वाले को आपका लैंग्वेज नहीं समझ आता, है ना। अब देखो, एक ये देख लो आप, एक एग्जाम्पल, एक सेकेंड। देखो, ये क्या है? ये लड़का ये इससे बोल रहा है, चलो मैं फ्रेंच मूवी देखने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? अब ये क्या बोल रही है? ये बेचारी जाना तो चाहती है, बट शी डोंट अंडरस्टैंड फ्रेंच। इसको फ्रेंच आता ही नहीं, फिर ये जाकर वहाँ क्या करेगी? ये जाना तो चाहती है इसके साथ मूवी देखने के लिए, बट इसको आती ही नहीं फ्रेंच। तो फिर क्या प्रॉब्लम आई? अभी इसको लैंग्वेज की का इशू हुआ, है ना। तो ये है आपका लैंग्वेज बैरियर्स। नाउ, अब ये है आपका सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक का मीनिंग सिंपल, सिमेंटिक का मतलब है आपका अंडरस्टैंडिंग। क्या है? अंडरस्टैंडिंग मीन्स जब आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे सामने वाले की बात को, है ना। लाइक इट इज बेस्ड ऑन द सेम वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के लिए सेम वर्ड की ही मीनिंग अलग अलग हो जाती हैं, है ना। लाइक थम्स अप, अभी हम लोग थम्स अप कुछ और के लिए यूज़ करते, पहले कुछ और के लिए यूज़ होता था, है ना। अभी हम लोग थम्स अप का मतलब है अभी हमारा लाइक बटन, है ना।
तो ये है, तो सिमेंटिक बैरियर में सेम वर्ड्स तो यूज हो रहे हैं बट उनकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती हैं दूसरे लोगों के लिए, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ रहे हैं। अब वो किस टाइप के होते हैं इश्यूज, कैसे होते हैं, तो एक तो है आपका सिमिलर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, वही जो मैं इतने देर से बोल रही हूँ आपको। अब एग्जाम्पल है आपका, शी विल पार्क द कार सो दैट शी विल वॉक इन द पार्क। वो कार को पार्क में वो कार को पार्क करेगी सो दैट वो पार्क में चल सके, है ना। अब दोनों तो पार्क पार्क हो गया बट मीनिंग अलग है दोनों का। एक तो पार्क करने का मतलब है वो कार को स्टैंड करेगी पार्किंग जगह पे, ठीक है, और क्यों, सो दैट वो पार्क में चल कर जा सके। ओके, तो ये हो गया आपका डिफरेंस। नाउ सेकेंड वन इज रॉन्ग अजम्पशंस। सामने वाला जो आपको बोल रहा है ना, जो सेंडर बोलना चाहता है, आप उसको दूसरे तरीके से समझ रहे हो, गलत अज्यूम कर ले रहे हो। ओके, तो वो हो गया फिर अंडरस्टैंडिंग का इशू आपका। नाउ अनदर वन इज टेक्निकल लैंग्वेज। टेक्निकल लैंग्वेज अगर यूज कर रहा कोई बंदा, आपको नहीं समझ आ रही, फिर वो भी सेमेंटिक बैरियर में ही आएगा। लाइक आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के सामने जाकर बोलते हो जिनको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, ओके, और आप उनके सामने माउस माउस बोल रहे हो कि कंप्यूटर का माउस मेरा ख़राब हो गया ऐसे करके, तो उनके लिए माउस का मतलब क्या, उनके लिए तो माउस का मतलब चूहा है। अब वो बेचारे कंफ्यूज हो गए, क्या चूहा खराब हो गया बोल रहा है। ओके, तो ये टेक्निकल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा, माउस क्या है, माउस एक टेक्निकल लैंग्वेज है ना कंप्यूटर सिस्टम का, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज भी यूज़ करने से वो भी अंडरस्टैंडिंग का की इश्यूज आती हैं उसमें ना। डिफरेंट कल्चर है हमारे इंडिया में, बहुत ज़्यादा है ना, डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है कल्चर में, तो उसके वजह से भी सिमेंटिक बैरियर्स आते हैं। लाइक नॉर्थ इंडिया वाले और साउथ इंडिया वाले दोनों के कल्चर में कितना डिफरेंस है, अब दोनों मिलेंगे तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम तो होंगी ही। ओके, तो ये हो गया आपका सिमेंटिक बैरियर। नाउ द अनदर वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, इट मीन्स जो आपका फिजिकल कंडीशन, सेंडर या रिसीवर के फिजिकल कंडीशन से अराइज हो। ओके, हमारे जो फिजिकल कंडीशन है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना किसी तरह की, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। लाइक कॉजेज क्या हैं इसके, तो एक है आपका डीफनेस और हियरिंग इम्पेयरमेंट, या तो जो सुन रहा है, जो रिसीवर है उसको डिफनेस है, मतलब वो सुन नहीं सकता, ओके, या हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है सुनने में, मतलब ऊंचा सुनता है, ऐसे बोलते हैं ना, वो ऊंचा सुनता है ऐसा, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो वो होता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। ब्लाइंडनेस एंड विजन इम्पेयरमेंट, अब ये क्या है, मीन्स कम्युनिकेशन में ना जो हम देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर कोई ब्लाइंड है, जिसको देख नहीं सकता जो, या जिसको थोड़ी बहुत भी देखने की प्रॉब्लम है, तो फिर उसको भी तो ये प्रॉब्लम आएगी, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, उसको फिजिकल प्रॉब्लम है ना, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। द अदर वन इज स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच जो वो बोल रहा है ना, पर्सन सेंडर जो बोल रहा है उसमें डिसऑर्डर है, मीन्स ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, देखोगे बहुत अटक अटक के बोलते हैं, ठीक है, तो बहुत अटक अटक के बोल रहे होते हैं, तो उनको फिजिकल प्रॉब्लम होती हैं तो वो ऐसा करते हैं, तो वो आ गया आपका स्पीच डिसऑर्डर में। या कुछ लोग होते हैं ना बहुत फास्ट बोलते हैं, इतने ऐसे फास्ट बोल के निकल जाएंगे आपके सामने से ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या बोलकर निकला उसने, ठीक है, वो क्या बोलकर चला गया कुछ नहीं समझ में आएगा, तो ये स्पीच डिसऑर्डर उसमें भी आ गया। नाउ मेमोरी और पुअर रिटेंशन मीन्स रिटेन करना, जो आप अपने दिमाग में बैठा रहे हो ना वो कुछ ही समय के लिए रह रहा है, मेमोरी पावर वीक है आपकी, तो उसको बोलेंगे मेमोरी पुअर रिटेंशन। लाइक देखो अभी बहुतों ने क्लास लिया ना, क्लास लेकर के फिर आप अगले दिन भूल गए, आपके दिमाग में रहा ही नहीं, आप क्लास लेते हो अगले दिन भूल जाते हो क्या पढ़ा है, तो वो हुआ आपका पुअर रिटेंशन, दिमाग में रिटेन नहीं कर रहा, ठीक है, जल्दी निकल जाता है दिमाग से, तो मेमोरी पावर वीक है, तो उसको बोलते हैं मेमोरी या पुअर रिटेंशन।
ना फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है सामने वाले की। अब कोई बीमार है, ऑलरेडी दुख में है, और मैं जाकर उसको अपना दुख सुनाऊं, समझेगा वो मेरी बात को? नहीं समझेगा। तो ये भी तो बैरियर हुआ। ओके, तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर के कॉजेज, मैंने बता दिए सारे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, मुझे ये बताना था आपको। हाँ, देखो, जैसे ये आपको, अब किसी को हेडेक हो रहा है तो ये आपका आ गया फिजियोलॉजिकल बैरियर में। हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या कोई थका हुआ है, फिर आपकी उसके सामने जाकर कुछ बोल रहे हो, नहीं समझ पाएगा आपकी बात को। कोई पेन में है ऑलरेडी, तो वो कैसे समझेगा आपकी बात को? खुद ही बेचारा दुख में है। अब किसी को पुअर आईसाइट, कोई देख ही नहीं रहा अच्छे से, तो क्या चल रहा है सामने वो नहीं समझ पाएगा ना। तो ये भी आ गया आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में। ओके, ना नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल बैरियर। अब टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? मींस जब आपको टेक्निकल एरर्स आ रहे हो। ओके, टेक्निकल एरर्स बोले तो लाइक आप सिंपल सा एग्जांपल लो। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी क्लास देख रहे हो, और एकदम से आपके मोबाइल का नेटवर्क चला जाए। ओके, तो क्या हुआ? फिर वो हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल बैरियर। ओके, मोबाइल का नेटवर्क चला गया, आप मेरी वीडियो कैसे देखोगे बिना नेट के, बिना इंटरनेट के? है ना? तो ये हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल बैरियर, और इसको हम टेक्निकल बैरियर भी बोलते हैं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट ओवर फोन इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन फोन, और इफ द प्रॉपर नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल। वही चीज, अब आप फोन पे बात कर रहे हो, नेटवर्क ही अच्छा नहीं है, तो फिर आप कैसे बात करोगे? अब कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें? तो एक तो हो गया आपका लैक ऑफ नॉलेज इन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजिकल बैरियर में ये भी आपका एक कॉज है कि आपको नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी की ज़्यादा। ओके, लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के हाथ में स्मार्टफोन दो, फिर भी अब तो चला लेते हैं, बट स्टार्टिंग में जब न्यू न्यू आया था वो चीज़, तो प्रॉब्लम आती थी ना। तो नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हमें भी आई है प्रॉब्लम जब हम स्मार्टफोन लिए थे, जब वो न्यू न्यू आया था मार्केट में, तो नॉलेज नहीं थी टेक्नोलॉजी की, तो प्रॉब्लम आया था। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है ना? अब आपका, या फिर नॉइज हो रही है, लाइक आप कॉल पे बात कर रहे हो और नेटवर्क अच्छा नहीं है, घरघराहट की आवाज़ आ रही है, तो वो भी टेक्नोलॉजिकल बैरियर हुआ। फियर ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी। ओके, तो सिक्योरिटी की कमी है, उसकी भी डर है आपको। लाइक आप, अब लोग FB चला करते हैं जब यूज़, तो बहुतों को होता है ना कि पता नहीं सेफ है नहीं है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते टाइम हम ये सोचते हैं। तो ये सारे बैरियर्स जो आ रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने में, वो हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल बैरियर। ना एनवायरमेंटल बैरियर। अब एनवायरमेंटल बैरियर क्या होता है? मीन्स जो आपके एनवायरमेंट से आपको प्रॉब्लम आ रही है। मीन्स कम्युनिकेट कर रहे हो तो सेंडर रिसीवर के बीच का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम कहाँ है? बाहर से प्रॉब्लम आ रही है, विच लाई आउटसाइड द कम्युनिकेशन थ्रेड। ओके, इन द सराउंडिंग्स और एक्सटर्नल एनवायरमेंट वेयर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। जहाँ कम्युनिकेशन हो रही है वहाँ पे बाहर से कोई प्रॉब्लम आ रही है। लाइक एक आप ले लो टाइम की इशू। ठीक है, टाइम का भी इशू होता है। ये कैसे बैरियर है टाइम? तो आप ये ले लो, लाइक अब आपको ना मीटिंग करना है, मतलब आपको अपने फ्रेंड से मिलना है कहीं पे 10 बजे। आपने बात करी कि हाँ ठीक है 10 AM पे हम मिलेंगे। अब आपका, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, वो बेचारा पहुंच गया, पहुंच कर खड़ा है वहाँ पे इतने देर से, और आप क्या कर रहे हो? आप ट्रैफिक में फंसे हो, तो टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो ये हो गया आपका एनवायरमेंटल बैरियर। अब स्पेस की प्रॉब्लम है। लाइक आप लोग कहीं बैठे हो किसी ग्रुप में, और दो लोग कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट उनमें स्पेस गैप इतना ज़्यादा है कि वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो हो गया आपका एनवायरमेंटल बैरियर। डिस्ट्रैक्टिंग साउंड और पुअर एकॉस्टिक मीन्स साउंड जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। लाइक दो लोग अगर कहीं किसी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ कहीं रेस्टोरेंट में बैठकर किसी इम्पॉर्टेंट बात पर डिस्कशन चल रही है, और बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, बहुत ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ आ रही है। ओके,
तो वो डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है साउंड आपको, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिंग साउंड या फिर पुअर एकॉस्टिक। ओके, ना अनकंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट, अब जहाँ आप बैठे हो अ, उसमें वो वही आपकी सही नहीं है, ठीक है। लाइक आप देखो, आप कहीं कॉलेज पे क्लास कर रहे हो, कर रहे हो जहाँ पे ना जिस बेंच पे बैठे हो वो बेंच ही आपका थोड़ा टूटा हुआ है, अब आपको डर लग रहा है कहीं भाई कहीं हम गिर ना जाएं। ओके, क्लास लेते लेते कहीं गिर ना जाए, बेंच तो टूटा हुआ है, तो सिटिंग अरेंजमेंट वही अनकंफर्टेबल है, हो रही है आपको उससे, तो वो हो जाता है आपका एनवायरमेंटल बैरियर्स। ओके, देखो एक बार ये देख लेते हैं, लाइक अभी आपका अम, हाँ, लाइक देखो द चेयर अनकंफर्टेबल, ये चेयर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है इससे, वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, कॉलेज में क्लास करोगे तो वही होता है फिर। अब द रूम टू हॉट और टू कोल्ड, अब रूम बहुत ज़्यादा या तो गर्म है बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो आप बस वही करते रह जाओगे, अरे गर्मी लग रही है, अरे ठंड लग रही है, बात ही नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, है ना। द लाइटनिंग टू ब्राइट और टू डिम, या तो लाइट बहुत ज़्यादा है रूम में या तो लाइट बहुत कम है, तो आपका ध्यान तो उधर ही रहेगा, फिर आप बात कहाँ करोगे अच्छे से। वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, या फिर कोई आपके सामने स्मोक कर रहा है। ओके, तो इन सब चीज़ों से फिर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पर हम जहाँ फोकस करना चाहिए ना वहाँ नहीं कर पाते। अब साइट की प्रॉब्लम, लाइक अभी आप मेरी क्लास कर रहे हो और सामने से मम्मी जा रही है कुछ बोलते हुए, अब आप वहाँ देख रहे हो मम्मी क्या लेकर जा रही है सामान। ओके, तो ये हो गया आपको साइट की प्रॉब्लम, तो फिर वो इन्वायरमेंटल बैरियर्स में आते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, चलो, नाउ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होते हैं, द लेवल ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट पॉलिसीज इज द रीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो ना वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अपने बॉस के साथ या अपने सबऑर्डिनेट के साथ अच्छे से। ओके, तो वो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। लाइक ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशन में जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो ना वहाँ बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है, उससे बात नहीं करना है, सिर्फ लंच में बात कर सकते हो, इस तरह की बातें, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब भी वो भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आता है। अब कोऑपरेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच बहुत अच्छा कोऑपरेशन नहीं है, मतलब अच्छी नहीं बनती, मेरी मेरे सुपीरियर के साथ अच्छी नहीं बनती, तो फिर वो भी और बैरियर हुआ ना, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हुआ, फिर वो भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं हम प्रॉपर वे में ना। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, अब आप जिस न्यू न्यू कंपनी आपने ज्वाइन करा अगर, तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू आप जहाँ पहले काम करते थे, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में के वजह से जो बैरियर आ रहा है। नाउ स्टेटस एंड लेयर्स, ये होता है लोगों का कि हाँ अरे उसकी तो वैसी स्टेटस नहीं है कि मैं उसके पास जाकर बात करूं, ठीक है काम है लेकिन स्टेटस नहीं है सामने वाले की वैसी कि मैं जाकर बात करूं, तो फिर बात ही नहीं करते लोग। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब देखो रूल्स एंड पॉलिसीज मैंने बता दिया अभी, हायरार्किकल पोजीशन, वही सबऑर्डिनेट और सुपीरियर वाली जो प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे प्रॉपरली। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी मैं वहाँ पे सूटेबल नहीं होंगी, कंफर्टेबल नहीं होंगी बात करने के लिए ना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुझे सूट नहीं कर रहा, तो ये सारे रीज़न हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के, कॉजेज हैं। ओके, नाउ अब जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेट जेआरएफ वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये ध्यान से सुनना, यहाँ सारे प्रिजुडाइजेस स्टेरियोटाइप्स ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे लेकर डिस्कस करने वाली हूँ। देखो इंडिविजुअल और साइको सोशियोलॉजिकल बैरियर्स, ओके ये क्या होते हैं, तो दिज आर द प्राइम बैरियर्स इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो ये प्राइम बैरियर होता है। कैसे, अब देखो होता क्या है इसमें, इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल पर्सन, अब आप अपना ही लेकर चलो,
तो हमारी स्टाइल, हमारे जीने का तरीका, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, हमारे व्यूज, एटीट्यूड, ओपिनियन, हमारे वो सब दूसरों से अलग है ना, दूसरों से अलग होते हैं। तो इन सब की वजह से जो बैरियर आ रहा है, जो हमारा इमोशनल आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस, इन सब पे डिपेंड करता है। इन सब की वजह से जो बैरियर, रुकावट आ रही है ना कम्युनिकेशन में, उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल या साइको सोशियोलॉजिकल बैरियर्स। ओके, चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या क्या आता है इसमें। लाइक स्टाइल, स्टाइल में आ गया अब आपका तरीका कैसा है जीने का, है ना, आप कैसा स्टाइल है आपका, तो वो भी डिपेंड करता है। लाइक आप विलेज में चले जाओ या फिर आप किसी टाउन में रह रहे हो अगर, तो दोनों जगह के लोगों का जीने का तरीका अलग होता है, स्टाइल अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है ना। हाउ अ पर्सन कम्युनिकेट इन्वॉल्व्स मेनी एलिमेंट्स, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे पता चलता है कि वो पर्सन किस तरह से बात कर रहा है और वो कहना क्या चाहता है। तो इसमें भी बैरियर आ रहा है अगर, तो वो भी आ गया आपका इंडिविजुअल बैरियर्स में। सेलेक्टिव परसेप्शन, सेलेक्टिव परसेप्शन मीन्स व्हाट, द रिसीवर मे मेक अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन अराउंड हिमसेल्फ। जो रिसीवर है ना, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, वो पहले से अपने सराउंडिंग में अपने हिसाब से अपनी दुनिया बसा रखा है, ठीक है। अब जब वो अपनी ही दुनिया बसा रखा है, फिर आप उसके पास जा करके कुछ भी उसके अगेंस्ट बोलोगे ना, उसे नहीं समझ में आने वाला है ना। ही मे ओनली टेक दैट मच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच मे सूट हिज वर्ल्ड ऑफ थिंकिंग। वो सिर्फ उन्हीं बातों को, आपके कहे गए उन्हीं बातों को समझेगा जो उसके थिंकिंग को सूट करता हो, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर है, सिलेक्टिव परसेप्शन। नाउ हैलो इफेक्ट, हैलो इफेक्ट क्या होता है, when one trait of a person or thing is used to make an overall judgment of that person or thing, it supports rapid decision even it if biased ones। मतलब क्या है, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं हेलो इफेक्ट में होता क्या है। लाइक अगर ऑफिस में इंटरव्यू चल रही है, एक बंदा आया, बिल्कुल अच्छा गुड लुकिंग सा, हेयर वेयर अच्छे से रखा हुआ है, मतलब प्रॉपर ड्रेसअप है। अब क्या सोच रहे हैं ना इंटरव्यूअर, सोच रहे हैं अरे वाह, एक इंटरव्यूअर है जो सोच रहा है वाह ये कितने अच्छे से ड्रेसअप होकर आया है, अच्छा खासा स्मार्ट लग रहा है, ये पक्का हमारे जॉब के लिए सूटेबल है, इस जॉब के लिए ये सूटेबल है, इसको तो हायर कर लेंगे। ओके, तो ये बायसनेस कर दिया ना हमने, उस इंटरव्यूअर ने बायसनेस किया, वो मतलब सही नहीं बोल रहा, वो बस उसकी लुक को देख करके जज कर दे रहा है, हाँ ये तो जॉब में भी अच्छा होगा, ये काम भी अच्छा करता होगा, है ना। तो ये हो गया आपका हेलो इफेक्ट, व्हेन वन ट्रेट, जब पर्सन का कि एक क्वालिटी देखकर, ट्रेट मीन्स क्वालिटी, एक क्वालिटी देख करके आप उसको पूरा ही जजमेंट दे देते हो ना, तो वो होता है आपका हेलो इफेक्ट। ओके, हाँ, अभी आपका हॉर्न इफेक्ट क्या है, तो हॉर्न इफेक्ट ना हेलो इफेक्ट का जस्ट ऑपोजिट है। हेलो इफेक्ट में हम पॉजिटिव सोचते हैं और हॉर्न इफेक्ट में ना हम नेगेटिव सोचते हैं। ओके, it is a form of cognitive bias that causes one's perception of another to be unduly influenced by a single negative trait। एक नेगेटिव क्वालिटी देखकर हम उसके बारे में पूरा कंक्लूजन निकाल लिए, तो मीन्स देखो, अब आप एक कॉलेज में कोई बंदा आया इंटरव्यू के लिए, ओके, प्रोफेसर की जॉब के लिए। अब वो ना थोड़ा मेसी मेसी हेयर है उसका, बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप नहीं है, तो फिर क्या बोल रहे हैं यार, ये तो पता नहीं नहा कर भी आया है या नहीं। इंटरव्यूअर बातें कर रहे हैं कि हाँ पता नहीं ये नहा कर भी आया है या नहीं, बाल नहीं झाड़े, इसने कैसे मेसी मेसी हो रखा है, पता नहीं कैसा ही पढ़ाता होगा, छोड़ो हटाओ इसको, यहीं से निकाल देते हैं, आगे बढ़ाना ही नहीं क्योंकि ये अच्छा नहीं करता होगा, है ना। तो ये हो गया आपका हॉर्न इफेक्ट। ओके, नेगेटिव, एक सिंगल नेगेटिव ट्रेट देखकर, उसके बाल मेसी हैं ये देखकर पूरा ही पूरा जज कर दिया कि ये अच्छा नहीं होगा, ये हो गया आपका हॉर्न इफेक्ट। नाउ डिफेंसिवनेस, इफ वन फील्स थ्रेटेंड बाय अ मैसेज, वन बिकम्स डिफेंसिव एंड रिस्पॉन्ड्स इन सच वेज दैट रिड्यूस द अंडरस्टैंडिंग। ओके, लाइक आप देखो, ऐसे आप
हिंदी सीरियल में देखते होगे, ये होता है कि हाँ चोरी कर लिया चोर ने, अब चोर बोल कर गया है घर पे कि अब अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म करा ना या पुलिस के सामने थोड़ा भी मुंह खोला अपना, तो मैं आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा, ऐसे बोल कर गया। अब क्या होगा, अब पुलिस आ रही है, अच्छे से पूरी इंक्वायरी कर रही है, पूरी पूछ रही है, आपसे समझाने की कोशिश कर रही है कि आप कुछ बोलो, पर आप खुद को डिफेंड कर रहे हो, अपनी फैमिली को बचा रहे हो, और इस चक्कर में ना आप कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है, और वो पूरी तरह से बोल रही है कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे, आप बोलो तो, पर आप समझ ही नहीं रहे आपकी बात को। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पा रही है। तो ये सच डिफेंसिव बिहेवियर प्रिवेंट्स अंडरस्टैंडिंग। तो ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाती ऐसे डिफेंसिव बिहेवियर की वजह से। ये समझ ही नहीं रहा, समझने को तैयार ही नहीं है वो इंसान, क्योंकि वो डरा हुआ है ना। ना, फिल्टरिंग। अब फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब है फिल्टरिंग का मिर्च मसाला लगाकर बोलना बातों को। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, डिटेल जो है ना, जो बात आपको बोलनी है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, उसमें आप और ऐड करके बोल रहे हो, या तो आप उसमें से और हटाकर बोल रहे हो। मतलब एग्जैक्ट बात नहीं बोल रहे, या तो आपने उसमें मिर्च मसाला लगाया, या तो जो कंटेंट है उसको भी छुपा गए। तो वो होता है फिल्टरिंग, फिल्टर करके बातों को लोगों तक पहुंचाना। ओके ना, अभी स्टीरियोटाइप एटीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू विच वी हैव इन आवर माइंड अबाउट समवन और समथिंग। मीन्स जो हमारे माइंड में कोई पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऑलरेडी है ना, जो भरा हुआ है दिमाग में ऑलरेडी किसी भी चीज को लेकर के, तो वो हमारा कहलाता है स्टीरियोटाइप एटीट्यूड। ओके, लाइक देखो, स्टीरियोटाइप अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन बिकॉज वी हैव आवर ओन पर्सपेक्टिव ऑन समवन। हमारा खुद का पर्सपेक्टिव होता है ना, हम जैसे घर पे सीखते हैं, जैसे लोगों से सुनते हैं, उस हिसाब से हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। लाइक देखो, आप अभी भी गांव में, मतलब विलेज में ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अरे नहीं ये बाइक लेकर के निकल रही है लड़की, देखना कहीं ये एक्सीडेंट ना कर दे, है ना। क्यों? क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है कि बाइक तो सिर्फ बॉयज चला सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका स्टीरियोटाइप एटीट्यूड, क्योंकि आप पहले से दिमाग में आप जो सुन रहे हो ना सोसाइटी की बात, उससे आपके माइंड में बैठ गया है कि ये लड़की बाइक लेकर जा रही है, मतलब ये पक्का एक्सीडेंट करके आएगी। ओके, नाउ एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिकेशन देखो, अभी एक एग्जाम्पल है दैट एनी वन who won't look you in the eye is lying to you. ओके, लाइक ऐसा बोलते हैं ना कि वो इंसान अगर तुम्हारे आँख में आँख डालकर, आँख में आँख मिलाकर नहीं बोल रहा, मतलब वो पक्का झूठ बोल रहा है। अब ये बात मेरे माइंड में सेट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट को कहा कि तुमने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। अब वो मेरा जो स्टूडेंट है वो सिर नीचे करके बोल रहा है, बिना आँख में आँख मिलाए वो बोल रहा है मेरे से कि हाँ मैम मैंने कर लिया है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ यू कांट लुक मी इन द आई प्रूविंग दैट यू आर डैम लायर। मीन्स आप मुझे देखकर नहीं बोल रहे, मेरे आईज में देखकर नहीं बोल रहे, मतलब ये पक्का झूठ बोल रहा है ये बच्चा। ओके, ये मैं सोच रही हूँ, बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, मतलब ऐसे कुछ कल्चर में होता है ना कि आई टू आई मिलाकर नहीं बोलते हैं अपने से बड़ों के साथ, है ना। तो वो बच्चा शायद उसी कल्चर को फॉलो कर रहा है, वो इसीलिए मुझसे आई में आई मिलाकर नहीं बोला, है ना। तो ये होता है आपका स्टीरियोटाइप एटीट्यूड, जब आप पहले से कुछ कुछ आपके दिमाग में भर कर रखे हो और फिर वही बोल दिए। नाउ अभी प्री ऑक्यूपेशन एटीट्यूड। प्री ऑक्यूपेशन एटीट्यूड का मतलब क्या है? प्री मतलब पहले से, ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब पहले से मेरे दिमाग में मैं बहुत कुछ भर रखी हूँ कि अब सामने से कोई कुछ बोले ना तो मैं नहीं समझूंगी, नहीं सुनूंगी, ऐसा बात। ठीक है, देखो, इट इज दैट वी हैव अ लॉट ऑन आवर माइंड्स, we can feel or listen to what is being said as we are too busy concentrating on what we are thinking about. मीन्स मैं अपनी चीज़ों को, अपनी ही बातों को सोचने में इतनी बिजी हूँ ना कि सामने से मम्मी कुछ भी बोल कर जा रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा उनकी बात। ठीक है, लाइक आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो, अभी लॉकडाउन चल रहा है,
हम जा नहीं पा रहे डोमिनोज, तो हमारे माइंड में चल रहा है कि अ, अरे मुझे पिज़्ज़ा खाना है, बहुत दिन हो गए पिज़्ज़ा नहीं खाई मैं। ओके, ऐसा करके सोच कर चल रही हूँ मैं। अब मम्मी मेरे से आकर पूछ रही है, बेटा पूड़ी के साथ क्या बनाऊँ? अब मेरे दिमाग में तो पिज़्ज़ा चल रहा है, मैं क्या भूल रही हूँ, पिज़्ज़ा बना दो। ओके, तो क्या पूड़ी के साथ पिज़्ज़ा खाएंगे? है ना? तो माइंड में पहले से कुछ है, चल रहा है, थिंकिंग है कि मुझे दूसरे जो बोल रहे हैं ना, वो मुझे समझ नहीं आ रही उनकी बात। दिस इज द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग प्री ऑक्यूपाइड और इंगेज्ड विद समथिंग एल्स। हमारा माइंड कुछ और सोचने में इंगेज्ड है कि सामने में कुछ हो रहा है, तो वो मैं सुन तो रही हूँ पर मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि मेरा माइंड भरा हुआ है ऑलरेडी, तो समझूंगी कैसे? ये हो गया आपका प्री ऑक्यूपेशन एटीट्यूड ना। प्रीजुडाइज एटीट्यूड क्या होता है? तो प्रीजुडाइज इज एन इफेक्टिव फीलिंग टुवर्ड्स अ पर्सन और ग्रुप मेंबर बेस्ड ऑफन ऑन दैट पर्सन्स ग्रुप मेंबरशिप। मीन्स आप एक क्या हो रहा है ना आपके अंदर, प्रीजुडाइज का मतलब है जो आप पहले से जस्टिफाई कर रखे हो। लाइक होता क्या है इसमें, एक किसी एक पर्सन को देख करके ना आपके माइंड में उसके पर्सन की जो वो जो ग्रुप मेंबर है ना, वो जिस कास्ट से बिलोंग करता है, एक सिंपल से एग्जांपल लो, एक कोई पर्सन है, वो ले लो किसी ऐसे कास्ट से बिलोंग करता है जो मुझे नहीं पसंद। अब वो पर्सन आया ना मेरे सामने, तो मैं उसके कास्ट के बेसिस पे उसको जज कर दे रही हूँ कि उसकी कास्ट में तो सब वैसे हैं, तो शायद ये भी वैसा ही होगा। ओके, तो ये होता है आपका प्रिजियोडाइज एटीट्यूड। एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है इसका, क्या है? इंग्लिश प्रिजियोडाइज अगेंस्ट फॉरेनर्स। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल क्या है। आप ताजमहल देखने गए और वहाँ आपको ना बहुत सारे फॉरेनर्स दिखे, ग्रुप दिखा आपको फॉरेनर्स का। अब आपने तो सोचा अरे वाह वो तो इंग्लिश बोलते होंगे मस्त, मैं भी जाकर फेंक कर आऊँ इंग्लिश उनके पास। आप गए और जाकर उनके पास पूरी इंग्लिश में बोलने लग गए कि ये तो इंग्लिश बोलता होगा, ये फॉरेनर है, बोलकर आप पूरी इंग्लिश में बोलने लग गए। लेकिन वो जो फॉरेनर था उसको सिर्फ अपनी कंट्री का लैंग्वेज आती थी, अपनी कंट्री की लैंग्वेज, वो इंग्लिश नहीं जानता। अब क्या, अब तो हो गया। फिर वो कुछ नहीं समझा उस बेचारे ने, आप तो बोलकर आ गए उसके पास। तो ये क्या है, हमारे माइंड में सेट है कि फॉरेनर है मतलब वो इंग्लिश ज़रूर जानता होगा, है ना? तो एक पर्सन को देख करके आपने बोला कि अच्छा वो फॉरेनर है मतलब वो इंग्लिश जानता होगा, तो ये हो गया आपका प्रिजुडाइज एटीट्यूड। ओके, नाउ अभी देखो डिफरेंस क्या है आपका स्टीरियोटाइप एंड प्रिजियोडाइज में। ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, लगता है ना कि अरे ये इसमें भी तो प्रिजियोडाइज में भी मैम बोल रही है कि पहले से दिमाग में जो था, और स्टीरियोटाइप में भी वही है कि पहले से जो दिमाग में था वही निकाल दिया बाहर। लेकिन डिफरेंस है इनमें। क्या डिफरेंस है? स्टीरियोटाइप्स आर फ्लोटिंग अराउंड इन अ सोसाइटी एंड आर शेयर्ड बाय मेनी पीपल। स्टीरियोटाइप कैसा होता है? जो आपके सोसाइटी में बहुत पहले से चलता आ रहा है, उसके बेसिस पे जब आप जज करते हो ना, तो वो होता है आपका स्टीरियोटाइप। लाइक गर्ल्स बाइक नहीं चला सकती, गर्ल्स लेकर बाइक बाहर गई तो वो एक्सीडेंट करके आएगी, तो हो गया स्टीरियोटाइप। ना प्रीजुडाइज जो होता है वो आपका पर्सनल एटीट्यूड होता है, वो सोसाइटी से आप इन्फ्लुएंस नहीं हुए हो। जैसे आपके माइंड में है ना ये बात कि वो कोई फॉरेनर है मतलब वो इंग्लिश बोलता होगा, सारे लोग ऐसा नहीं सोचते, सोसाइटी ऐसा नहीं सोचती, पर आप सोचते हो कि फॉरेनर है मतलब पक्का इंग्लिश बोलता होगा। अब उसकी ग्रुप को लेकर के आप उसको डिटरमाइन कर रहे हो। ठीक है, तो वो होता है आपका प्रीजियोडाइज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो, अब ना हम एक ओवरव्यू मतलब रिवीजन कर लेते हैं जो भी पढ़ा है हमने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में, क्या क्या है देख लेते हैं। लाइक देखो आपका फिजिकल एनवायरमेंटल बैरियर्स, उसमें क्या आता है आपका एनवायरमेंटल बैरियर्स, वो किस किस के वजह से होता है? आपका टाइम, प्लेस, स्पेस या क्लाइमेट अच्छी नहीं है, नॉइज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, मीडियम जो मैंने सेलेक्ट करा है बात करने के लिए वो अच्छा नहीं है, तो उससे भी एनवायरमेंटल बैरियर होंगे, है ना? अब बैरियर्स कॉज्ड बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम एंड सिमेंटिक बैरियर, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है,
ओके, ये हो गया आपका कल्चरल बैरियर। दो लोग जो बात कर रहे हैं उनकी कल्चर अलग अलग है उनके। ओके, तो तब वो बैरियर आ रहा है। फिर साइकोलॉजिकल और एटीट्यूडनल बैरियर्स। अब एटीट्यूडनल बैरियर्स में मैंने जितना आपको वो करवाया ना अभी, स्टीरियोटाइप, प्रीजियोडाइज, प्री ऑक्यूपेशन, हेलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट, ये सब आपका एटीट्यूड में आता है। आपका कैसा एटीट्यूड है और आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स ये किसकी वजह से होते हैं? ये मूड, एटीट्यूड या रिलेशनशिप के वजह से। ओके, अनदर वन इज बैरियर्स कॉज्ड बाय वैरिंग परसेप्शन ऑफ रियलिटी। जो परसेप्शन है, जो आप समझ रहे हो ना दूसरे के बातों को, तो उसमें रुकावट आ रही है। जैसे लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, दूसरे के बातों को समझने का हमारा जो लेवल है, लाइक बच्चे किसी भी बात को दूसरी तरीके से समझते हैं, यंगस्टर दूसरी तरीके से समझते हैं, और जो हमारे ओल्ड एज वाले लोग हैं वो दूसरे तरीके से समझते हैं बातों को। तो ये होते हैं आपके बैरियर्स कम्युनिकेशन के। ओके, तो आपके सारे बैरियर्स करवा दिए मैंने कम्युनिकेशन के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो बटन प्रेस कर देना, सो दैट मैं जब भी वीडियोस लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर भी करना। और देखो फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। आप टेलीग्राम पे वी लर्निंग करके सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप वो ज़रूर से ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ मैं पेपर 1 के डेली क्विजेस करवाती हूँ, प्लस पेपर 2 के भी क्विजेस आपके चलते हैं। पेपर 2 में कॉमर्स की क्विजेस चलते हैं, अभी पेपर 2 पे हमारा इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा है। आप वो चाहो तो वो भी देख सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग।